चलिए कोई बात नहीं। तो चलिए, लास्ट क्लास में हमने यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ा था नहीं। आज हम लोग का जो टॉपिक है इसका नाम है मोशन, गति। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कैसे किसी ऑब्जेक्ट को कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट यानी वो वस्तु मोशन में है, गति में है, और कैसे कहेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं है। तो देखिए, मोशन को समझने से पहले एक वर्ड समझिए, उसका नाम है रेस्ट। क्या होता है? रेस्ट। रेस्ट क्या होता है हम लोग ये समझेंगे, और मोशन क्या होता है। रेस्ट यानी विराम। विराम क्या होता है? तो इसका सीधा सा परिभाषा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी समय अंतराल में उसके स्थान में परिवर्तन नहीं हो रहा है, यानी कि अभी हम देखें तो यहीं पर ऑब्जेक्ट है, कुछ समय बाद देखें तो यहीं पर है, फिर कुछ समय बाद देखें यहीं पर है, फिर कुछ समय बाद देखें यही है, 5 घंटा बाद यहीं पर है, 10 घंटा बाद यहीं पर है, यानी ऑब्जेक्ट समय बीत रहा है, लेकिन समय के साथ ऑब्जेक्ट का स्थान में परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो जब समय के साथ स्थान में परिवर्तन नहीं होता है तो क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। तो याद रखिएगा, जब समय के साथ स्थान में परिवर्तन, जब समय के साथ स्थान में परिवर्तन न हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। नहीं, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि अभी ऑब्जेक्ट यहां पर है, कुछ समय बाद वहां चला गया, कुछ समय बाद और दूर चला गया, कुछ समय बाद कुछ और दूर चला गया। तो समय के साथ उसके स्थान में परिवर्तन हो रहा है। जब समय के साथ स्थान में परिवर्तन होता है तो उसको क्या कहते हैं? वो ऑब्जेक्ट गति में है, मोशन में है। नहीं, तो याद रखिएगा, मोशन मतलब क्या? मोशन मतलब गति। जब समय के साथ स्थान में परिवर्तन हो, उसको हम क्या कहेंगे? वो ऑब्जेक्ट कैसा है? वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। नहीं, चलिए, समझ में आ रही होगी। मोशन क्या होती है? अब आवाज आ रही होगी। मोशन क्या होती है हम समझ गए। जब समय के साथ स्थान में परिवर्तन हो उसको कहेंगे मोशन में है, और जब समय के साथ स्थान में परिवर्तन न हो क्या कहेंगे? वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। चलिए, तो मोशन में हम लोग सबसे पहली चीज जो सीखते हैं वो समझते हैं, एक वर्ड है, वो वर्ड है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ये वर्ड दोनों में क्या अंतर है, यानी कि दूरी और विस्थापन। दूरी और विस्थापन में क्या अंतर होता है, आइए पहले हम इसको समझते हैं। दूरी और विस्थापन, दूरी और विस्थापन, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो इस चीज को समझिए, दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है। तो दूरी क्या होता है? दूरी होता है कि जब किसी समय अंतराल में जितना आप डिस्टेंस कवर करते हैं, कुल दूरी, कुल मार्ग की लंबाई, उसको क्या कहते हैं? दूरी। यानी समझ में आ रही है? कुल मार्ग की लंबाई, जितनी भी हमारी मार्ग की लंबाई है, किसी निश्चित समय में हमने जो मार्ग में जितनी दूरी तय, जितना डिस्टेंस कवर किया है, पाथ में जितनी डिस्टेंस कवर किया है, उसको क्या कहते हैं? दूरी। तो दूरी का मतलब क्या हुआ? कुल मार्ग की लंबाई, कुल मार्ग की लंबाई। कुल मार्ग की लंबाई को हम क्या कहते हैं? दूरी। नहीं, और विस्थापन क्या होता है? विस्थापन होता है न्यूनतम दूरी। विस्थापन क्या होता है? न्यूनतम दूरी। याद रखिएगा, न्यूनतम दूरी। न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन। और कुल मार्ग की लंबाई को क्या कहेंगे?
दूरी और न्यूनतम लंबाई, सॉरी, न्यूनतम मार्ग की लंबाई, न्यूनतम मार्ग की लंबाई, इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हम विस्थापन। तो दोनों में अंतर है, कुल मार्ग की लंबाई और न्यूनतम मार्ग की लंबाई। नहीं, जब कुल मार्ग की लंबाई हो गई तो दूरी और न्यूनतम मार्ग की लंबाई विस्थापन। समझिए, सपोज दैट मान लीजिए यहां मैं अगर खड़ा हूं और यहां से मैं 5 किलोमीटर गया, ठीक, 5 किलोमीटर गया। अब मुझसे अगर कोई पूछे कि आपकी दूरी कितनी है और आपकी विस्थापन कितनी है, तो यहां से मैं गया और यहां पर आकर मैं रुक गया, नहीं, तो कुल मैंने कितना दूरी तय किया, यानी कुल मार्ग की लंबाई, यानी हमारी दूरी कितनी हो गई? दूरी हो गया 5 किलोमीटर। विस्थापन कितना हो गया? विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट भी हमारा कितना हो गया? 5 किलोमीटर। न्यूनतम मार्ग की लंबाई, नहीं, और कहां से कहां तक न्यूनतम मार्ग की लंबाई? तो याद रखिएगा, प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु, कहां से कहां लेना है? प्रारंभिक से अंतिम बिंदु तक के बीच। तो ये मेरा प्रारंभिक बिंदु और ये मेरा अंतिम बिंदु, इसके बीच का हम देख रहे हैं, तो कुल दूरी भी उतना है और न्यूनतम दूरी भी हम देखें तो उतना ही है। चलिए एक दूसरी सवाल, मान लीजिए यहां मेरा घर है, ठीक, और यहां मेरा स्कूल है। मेरा घर से स्कूल जाने का रास्ता एक ये है, एक रास्ता हमारा ये है, एक रास्ता हमारा ये है, एक रास्ता हमारा ये है। ये मान लीजिए है 5 किलोमीटर, ये है 7 किलोमीटर, ये है मान लीजिए कि 8 किलोमीटर और ये है 9 किलोमीटर। तो मैं आपसे पूछूं कि बताइए कि मेरे घर से मेरे स्कूल का डिस्टेंस कितना है, दूरी कितनी है? तो दूरी में हम कह सकते हैं कि हमारे घर से स्कूल की दूरी यानी डिस्टेंस, दूरी यानी डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है? तो डिस्टेंस हम कह सकते हैं कि हमारी 5 किलोमीटर है, 7 किलोमीटर है, 8 किलोमीटर है, 9 किलोमीटर है। कुछ भी आप दूरी ले सकते हैं, 7, 8, 9, 10। तो ये दूरी है, कोई निश्चित नहीं है, आप किसी रास्ते से जा सकते हैं। लेकिन जब आपसे हम पूछें कि विस्थापन कितनी है, आपकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है, तो आप क्या करेंगे? प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु के बीच का न्यूनतम दूरी देखेंगे। तो न्यूनतम दूरी बताइए, हमारे घर से स्कूल जाने का कितना है? 5 किलोमीटर। नहीं, तो यहां विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 5 किलोमीटर। डिस्टेंस फिर से देखिए, डिस्टेंस कोई भी हो सकती है, हम किसी रास्ते से जा सकते हैं, लेकिन विस्थापन जब भी कहें तो न्यूनतम दूरी होगी। नहीं, तो यहां डिस्प्लेसमेंट कितना मानेंगे? विस्थापन 5 किलोमीटर। यहां मेरा विस्थापन कितना हो गया? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 5 किलोमीटर। नहीं, चलिए अब फिर से मैं पूछता हूं आपसे, सपोज दैट मान लीजिए यहां मेरा घर है, यहां से मैं जाता हूं, कितना गया? 5 किलोमीटर गया। कितना मैं गया? 5 किलोमीटर गया, ठीक। अब यहां जाने के बाद मैं पुनः वापस 3 किलोमीटर मैं वापस आ गया। मैं 3 किलोमीटर फिर क्या हुआ? वापस आ गया। पहले 5 किलोमीटर मैं गया और फिर मैं क्या हुआ? 3 किलोमीटर वापस आ गया। समझिए इसको, मैं 5 किलोमीटर गया, 5 किलोमीटर, यहां से मैं चलना शुरू किया, 5 किलोमीटर आया। यहां आने के बाद मैं क्या करता हूं कि मैं 3 किलोमीटर वापस आ जाता हूं। 3 किलोमीटर मैं वापस आ गया। सपोज दैट मान लीजिए यहां 3 किलोमीटर, यहां जाने के बाद मैं फिर 3 किलोमीटर वापस आ जाता हूं।
5 किलोमीटर गया और 3 किलोमीटर में वापस आ गया। अभी मैं कहाँ हूं? अभी मैं यहां पर हूं। ठीक, तो बताइए मेरा डिस्टेंस कितना है और डिस्प्लेसमेंट कितना है? बताइए तो, कमेंट कीजिए मेरा डिस्टेंस कितना हुआ और मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। समझिए इन चीजों को। यहां से मैं गया, ये मेरा प्रारंभिक बिंदु है और ये मेरा अंतिम बिंदु है। ठीक, तो प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु यहां गया 5 किलोमीटर, यहां से फिर मैं लौट आया और लौट कर अभी मैं कहां पहुंचा? यहां पहुंचा। तो वर्तमान में हमारी अंतिम बिंदु कहां हुई? ये हुई। अभी ये हमारी अंतिम बिंदु हुई। तो हम क्या बताए थे कि कुल जितनी भी मार्ग की लंबाई होगी उसको हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस मतलब क्या हो गया? ये 5 किलोमीटर गए, ये 3 किलोमीटर आ गए, तो डिस्टेंस हमारी कितनी हो गई? दूरी हमारी कितनी हो गई? दूरी डिस्टेंस, डिस्टेंस हमारी हो गई 8 किलोमीटर। नहीं, और आपसे अगर पूछें कि मेरा विस्थापन कितना है, विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना है? विस्थापन। तो विस्थापन हमारी हो गई जहां से हम चले थे और अभी हम जहां खड़े हैं, तो पूरा हम कितने चले हैं? यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी होगी? कैसे निकालेंगे? ये पूरा 5 है, 5 है, और ये 5 में से फिर हम क्या किए? 3 किलोमीटर वापस आ गए, यानी कि 5 किलोमीटर माइनस 3 किलोमीटर इक्वल टू 2 किलोमीटर, यानी कि हमारी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई? 2 किलोमीटर। जहां से हम चले थे और अभी हम जहां पर हैं, इन दोनों के बीच की दूरी। तो ये हमारी दूरी कितनी हो गई? ये हमारी दूरी है यहां से लेकर यहां तक 2 किलोमीटर। नहीं, और यही 2 किलोमीटर हमारी डिस्प्लेसमेंट हो गई ना। समझिए इन चीजों को। सपोज दैट एक और क्वेश्चन लीजिए। मान लीजिए हमारे पास यहां से हम चलते हैं, ठीक, आए, और जाने के बाद फिर हम क्या कहें? घूम गए, और घूमकर अभी हम यहां पहुंचे। तो यहां ए पॉइंट से चले, हम बी पॉइंट पर आए, और उसके बाद फिर हम टर्न हुए और सी पॉइंट पर अभी हम यहां हैं। तो आपसे मैं पूछता हूं कि बताइए दूरी कितनी हुई? दूरी बताइए, डिस्टेंस बताइए, डिस्टेंस कितनी है? और बताइए, कमेंट कीजिए, विस्थापन कितनी है यानी डिस्प्लेसमेंट। बताइए कितनी डिस्टेंस हुई और कितनी डिस्प्लेसमेंट होगी यहां? चलिए बताता हूं मैं फिर। देखिए, यहां से मैं चला, सॉरी मैं तो क्वेश्चन तो फुल बोला ही नहीं था, तो फिर आप आंसर कैसे बताएंगे? ये समझिए 4 किलोमीटर चलता हूं और 3 किलोमीटर फिर मैं इधर टर्न हो जाता हूं। तो बताइए हमारी कुल डिस्टेंस कितनी है और डिस्प्लेसमेंट कितनी है? कमेंट कीजिए, सोच के बताइए। मैं ए पॉइंट से चलता हूं, बी पॉइंट तक आता हूं, 4 किलोमीटर चलता हूं, फिर यहां आने के बाद मैं टर्न हो जाता हूं और सी पॉइंट पर पहुंचता हूं। तो बताइए हमारी डिस्टेंस कितनी है और हमारी डिस्प्लेसमेंट कितनी है? कमेंट कीजिए, बताइए डिस्टेंस कितनी होगी और डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? समझिए, यहां से मैं 4 किलोमीटर चला और इधर 3 किलोमीटर चला, तो कुल मैं कितना चला? 4 और 3 7 किलोमीटर चला। नहीं, तो 4 किलोमीटर और 3 किलोमीटर कुल कितना हो गया? 7 किलोमीटर। तो हमारी डिस्टेंस कितनी हो गई? 7 किलोमीटर। और मैं क्या बोला था? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? न्यूनतम दूरी। तो इसको न्यूनतम दूरी कीजिए, कितनी हो जाएगी? ये 5 किलोमीटर। तो हमारी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी? 5 किलोमीटर। इतना हम लोग को पता है ना कैसे निकालते हैं? रूट अंडर 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर रूट अंडर 5 स्क्वायर 16 प्लस 25 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5। नहीं, तो हमारी विस्थापन कितनी हो गई? 5 किलोमीटर। अगली चीज समझिए, ये जो हमारे एग्जाम में पूछता है, ये दूरी कैसी राशि है, विस्थापन कैसी राशि है? नहीं, तो इधर डाल दीजिए आप विस्थापन और इधर डाल दीजिए दूरी।
हेडिंग डाल दीजिए विस्थापन और दूरी। विस्थापन दूरी यानी डिस्टेंस, और इधर डाल दीजिए आप विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। चलिए, तो याद रखिएगा कि दूरी जो है हमारी कैसी क्वांटिटी है। तो हमने पिछले लास्ट लेक्चर में देखा था कि दूरी जो है जिसको बताने के लिए हम किसी प्रकार का कोई भी डायरेक्शन नहीं बताते हैं, ठीक। इसके लिए हमको किसी प्रकार की कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। तो याद रखिएगा कि डायरेक्शन इसमें न होने के कारण दूरी हमारी कैसी राशि है, दूरी हमारी अदिश राशि है। दूरी हमारी कैसी राशि है, दूरी हमारी अदिश राशि है। पहली चीज अदिश राशि, अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी। और विस्थापन हमारी कैसी राशि है, विस्थापन हमारी सदिश राशि है। सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी। समझिए, जब भी हम कहते हैं कि मैं 5 किलोमीटर उत्तर की तरफ गया, मैं अपने घर से 5 किलोमीटर उत्तर की तरफ गया, मैं अपने स्कूल से 10 किलोमीटर दक्षिण की तरफ गया, तो उस समय मैं क्या बताता हूं, डायरेक्शन बताता हूं, मैं किस डायरेक्शन में गया, नहीं। और जब मैं बोलता हूं मैं अपने घर से 5 किलोमीटर गया, मैं अपने घर से 10 किलोमीटर गया, तो वहां मैं डायरेक्शन नहीं बता रहा हूं। जहां मैं डायरेक्शन नहीं बताता हूं तो वो कैसी राशि होती है, वो हमारी अदिश राशि होती है। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। और जहां हम डायरेक्शन बताते हैं वो हमारी सदिश राशि है। तो अब विस्थापन के लिए हम बताते हैं 5 किलोमीटर उत्तर की तरफ गए, तो याद रखिएगा विस्थापन हमारी कैसी राशि है, विस्थापन हमारी सदिश राशि है। सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी है, नहीं। अगली, ये जो दूरी है, दूरी को हम किस चीज से डिनोट करते हैं, तो दूरी हमारी क्या है, डिस्टेंस हमारी क्या है, लेंथ है। दूरी हमारी क्या है, लेंथ है। तो ये हमारी क्या है, लेंथ है, यानी क्या है, लंबाई है। जब दूरी हमारी लंबाई यानी लेंथ है, नहीं, और जब हमारी दूरी लेंथ है तो बताइए इसका एसआई यूनिट क्या होनी चाहिए, एसआई यूनिट, दूरी की एसआई यूनिट क्या होनी चाहिए। तो दूरी को हम किस चीज में मापते हैं, दूरी को हम लेंथ को मीटर में मापते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि लेंथ को किस में मापते हैं, मीटर में मापते हैं। तो एसआई यूनिट क्या होगी, इसकी एसआई यूनिट मीटर होगी, नहीं। और इसका डायमेंशन क्या होगा, ठीक। तो मीटर को हम किस चीज से डिनोट करते हैं, एम से डिनोट करते हैं, नहीं। और लेंथ है, और लेंथ के लिए किस चीज का प्रयोग करते हैं हम, एल का प्रयोग करते हैं, नहीं। तो मीटर के लिए क्या लिखेंगे, एल, और एल का पावर 1। ये हमारी क्या हो गई, डायमेंशन हो गई, ठीक। अब आते हैं विस्थापन। विस्थापन भी हमारी क्या है, लंबाई है ना। ये भी हमारी क्या है, लंबाई है, लेंथ है। सेम चीज, इसका एसआई यूनिट क्या होगा, मीटर, जिसको हम एम से डिनोट करते हैं, नहीं। इसका डायमेंशन क्या होगा, मीटर हमारी क्या है, लेंथ है, जिस तरह यहां था हमारा, तो ये क्या हो गया, एल टू द पावर 1। ये हमारा क्या हो गया, इसका डायमेंशन हो गया। डायमेंशन मतलब क्या, डायमेंशन मतलब इसकी वीमा। हमने देखा था ना पिछली क्लास में कैसे हम बीमा निकालते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। ये जो हमारी दूरी है, याद रखिएगा ये दूरी कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती है, हमेशा पॉजिटिव होती है। जैसे मैं यहां से चलता हूं, यहां से मैं चला इधर
5 किलोमीटर गया, 3 किलोमीटर वापस आ गया, तो ये मेरा निगेटिव नहीं होगा, ये मेरा हमेशा पॉजिटिव होगा। या 5 किलोमीटर जाने के बाद मैं 3 किलोमीटर और इधर आ गया, तो 5 या 3 8 5 5 10 3 13 किलोमीटर मैं दूरी को तो कवर किया। इसका मतलब याद रखिएगा कि हमारी डिस्टेंस जो है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, डिस्टेंस कभी भी निगेटिव और जीरो नहीं हो सकती है। इस चीज को याद रखिएगा कि डिस्टेंस ऑलवेज बी पॉजिटिव। डिस्टेंस हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, कभी भी निगेटिव और जीरो नहीं हो सकती है। इट विल नेवर निगेटिव और जीरो, ये कभी भी हमारा निगेटिव और जीरो नहीं हो सकती है। बट विस्थापन, अगर हम यहां से चलते हैं 5 किलोमीटर और फिर चलकर मैं वापस 3 किलोमीटर इधर पहुंच गया, तो जहां से मैं चलना शुरू किया था उससे मैं विपरीत दिशा में पहुंचा कि नहीं? जब उसके मैं विपरीत दिशा में पहुंचता हूं तो ये मेरा क्या हो गया? ऋणात्मक। या मैं यहां से चलना शुरू किया, यहां से चला और फिर वापस आकर इसी पॉइंट पर हम आकर रुक गए, तो हमारा क्या होगा? विस्थापन जीरो नहीं। ठीक, तो हमारा याद रखिएगा विस्थापन हमारा जीरो भी हो सकता है, विस्थापन हमारा ऋणात्मक भी हो सकता है, और विस्थापन हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है। तो याद रखिएगा कि डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन कैन पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो। हमारा डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। नहीं, चलिए अगली चीज, एक चीज याद रखिएगा कि विस्थापन जो होती है हमेशा, दूरी जो होती है यानी डिस्टेंस विस्थापन से हमेशा बड़ी होगी या तो उसके बराबर होगी, कभी भी छोटी नहीं हो सकती है। तो इस चीज को नोट डाल के याद कर लीजिएगा, नोट डाल के याद कर लीजिएगा। इस चीज को क्या याद करना है कि डिस्टेंस या तो बड़ी होगी या बराबर होगी किसके? डिस्प्लेसमेंट के यानी विस्थापन के। क्या हमारी डिस्टेंस कभी डिस्प्लेसमेंट से छोटी हो सकती है? कभी नहीं, नहीं। तो ये सब चीज है, इसको याद रखिएगा। तो हमने समझा कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अगली चीज समझिए, अगली चीज हमारी है चाल और वेग। चाल और वेग में क्या अंतर है? हेडिंग डालिए चाल और वेग। चाल और वेग यानी कि स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी, इन दोनों में क्या अंतर है? तो देखिए, दूरी को जब हम समय के साथ कोरिलेट करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? चाल। और जब विस्थापन को समय के साथ कोरिलेट करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? वेग। तो देखिए, हमने चाल यानी स्पीड, स्पीड को हमको किससे कोरिलेट करना है? टाइम के साथ। और वेग यानी वेलोसिटी, ठीक, इसको भी किसको हमको कोरिलेट करना है? टाइम के साथ। नहीं, तो स्पीड को भी हमको टाइम के साथ कोरिलेट करना है, चाल को भी हमको टाइम के साथ कोरिलेट करना है। किसके साथ? तो याद रखिएगा, ये जो हमने दूरी पढ़ा है ना, दूरी
और ये हमने पढ़ा है वेग। जब हम दूरी को समय के साथ कोरिलेट करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, चाल। और जब वेग जब विस्थापन जब हम विस्थापन को समय के साथ कोरिलेट करते हैं तो हमको क्या मिलता है, वेग। तो याद रखिएगा, विस्थापन को हमको किससे जोड़ना है, समय से जोड़ना है। दूरी को किससे जोड़ना है, समय से जोड़ना है। नहीं, जब दूरी को समय के साथ जोड़ते हैं तो हमको चाल मिलता है, जब विस्थापन को समय के साथ जोड़ते हैं तो वेग मिलता है। नहीं, तो इसका हम लिख लेते हैं, चाल और वेग में अंतर। इधर लिख दीजिए चाल यानी स्पीड, और इधर लिख दीजिए वेग यानी वेलोसिटी। चाल किसे कहते हैं, तो जो दूरी है, दूरी तय करने में लगा समय को हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं एकांक समय में तय दूरी। एकांक समय में जो हम दूरी तय करते हैं उसको क्या कहते हैं, चाल। और एकांक समय में विस्थापन, इसको क्या कहते हैं, वेग। नहीं, तो हमारा चाल का फॉर्मूला क्या बना, एकांक समय में तय दूरी, यानी कि चाल बराबर हमारा क्या बना, चाल बराबर बना दूरी बट्टा समय। नहीं, एकांक समय में विस्थापन यानी कि हमारा वेग का फॉर्मूला क्या बना, वेग बराबर विस्थापन बट्टा समय। समझ में आ रही होगी कि चाल क्या होता है, वेग क्या होता है, दूरी क्या था, विस्थापन क्या था, हमने समझा था। चलिए, ये चाल को हम स्पीड को एस से डिनोट करते हैं। किस चीज से डिनोट करते हैं, एस से डिनोट करते हैं। तो चाल बराबर क्या है, दूरी बट्टा समय, यानी कि डिस्टेंस को टी से बताते हैं, और बटे टी, यानी कि एस इक्वल टू डी अपॉन टी। किसका फॉर्मूला बना, चाल का फॉर्मूला बना। वेग, वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं। v इक्वल टू विस्थापन को किस से डिनोट करते हैं, x से डिनोट करते हैं, x अपॉन टी। और ये जो विस्थापन है इसके ऊपर ये सदिश राशि है, इसीलिए इसके ऊपर हम एरो का चिन्ह लगा देते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, x अपॉन टी। ये हमारा क्या हो गया, वेग हो गया। नहीं, चलिए अब क्वांटिटी की बात करते हैं। ये चाल हमारी कैसी क्वांटिटी है, क्वांटिटी, चाल कैसी क्वांटिटी है, तो याद कीजिए दूरी कैसी क्वांटिटी थी, अदिश राशि थी, यानी स्केलर क्वांटिटी थी। तो चाल हमारी कैसी होगी, अदिश राशि होगी। तो याद रखिएगा यह कैसी राशि है, अदिश राशि। अदिश राशि, अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी। नहीं, और वेग, ये वेग हमारी कैसी क्वांटिटी है, तो विस्थापन कैसी क्वांटिटी थी, सदिश थी। तो ये भी हमारी वेग कैसी होगी, सदिश। तो याद रखिएगा सदिश राशि। यानी वेक्टर क्वांटिटी। नहीं, अगली चीज, इसका फॉर्मूला बनाइए, एस इक्वल टू डी अपॉन टी था ना, तो इसका हम यूनिट बनाते हैं। अब इसका यूनिट क्या होता है, तो डिस्टेंस को हम किस चीज में मापते हैं, मीटर में मापते हैं, और टी यानी समय को किस चीज में मापते हैं, सेकेंड में मापते हैं। तो इसकी एसआई यूनिट क्या बनी, एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड। इसमें भी क्या हुआ, विस्थापन मीटर में, टी
समय सेकंड में, तो इसका भी क्या बना एसआई यूनिट, मीटर पर सेकंड। नहीं, चलिए इसका डायमेंशन बनाते हैं। डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन बनाइए। मीटर को किस चीज में मापते हैं, लेंथ है तो एल का प्रयोग करेंगे, तो हो गया एल। और ये समय है एस, तो समय के लिए किस चीज का प्रयोग करते हैं, टी का प्रयोग करते हैं। और ये नीचे है तो ये जाएगा तो ऊपर, तो माइनस हो जाएगा, एल टी -1। इसको कोष्ट में बंद कर दीजिए। इसका भी के क्या होगा, सेम होगा, एल टी -1। समझ में आई। चाल और वेग क्या होता है, हमने पहले समझा दूरी और विस्थापन, अभी हमने समझा चाल और वेग। नहीं, अगली चीज, ये चाल जो होती है, कोई भी ऑब्जेक्ट जब समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है तो उसको क्या कहते हैं, एक समान चाल। और जब समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करेगा तो उसको क्या कहेंगे, असमान चाल। तो ये जो हमारा चाल है, इस चाल हमारा दो प्रकार का हो सकता है, दो प्रकार के चाल हो सकते हैं। एक को कहते हैं एक समान चाल, एक समान चाल, नहीं, और दूसरा क्या होता है, असमान चाल। तो चाल जो है हमारी, ये चाल कैसी हो गई, इसको हम दो भागों में बांटे, एक को कहेंगे एक समान, दूसरी को कहेंगे असमान चाल। एक समान चाल किसे कहते हैं, जब समय अंतराल में, समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे। 1 मिनट में 100 मीटर, अगला 1 मिनट में 100 मीटर, अगला 1 मिनट में 100 मीटर, अगला 1 मिनट में 100 मीटर, तो उसको हम क्या कहेंगे, समान चाल। एक समान चाल से चल रही है। और हम देख रहे हैं कि 1 मिनट में 100 मीटर, अगला 1 मिनट में 500 मीटर, अगला 1 मिनट में 600 मीटर, तो हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट असमान चाल से चल रही है। नहीं, तो ये थी हमारी समान और असमान चाल। उसी प्रकार ये जो हमारा वेग है, इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक को कहेंगे एक समान वेग, और दूसरे को क्या कहेंगे, असमान वेग। नहीं, जिस तरह ये दूरी है सेम हमारा वेग है। समझ में आई। चलिए अगली चीज जो हम समझते हैं वो समझते हैं त्वरण और मंदन। त्वरण क्या होता है, मंदन क्या होता है, हेडिंग डालिए, त्वरण एवं मंदन। यानी एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। ये दोनों क्या होता है, त्वरण एवं मंदन। समझिए त्वरण क्या होता है। अभी हमने पढ़ा था कि चाल जो होती है दो प्रकार की चाल होती है, ठीक, एक समान चाल, एक असमान चाल। उसी तरह हमने पढ़ा वेग भी दो प्रकार की होती है। एक होती है समान वेग, जब समान समय अंतराल में समान विस्थापन हो उसका, तो उसको कहेंगे एक समान वेग। और जब समान समय अंतराल में असमान विस्थापन होता है तो उसको क्या कहेंगे, असमान वेग। नहीं, इस चीज को हमने अभी समझा था। तो त्वरण क्या होता है, तो त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर। वही जो हम लोग असमान वेग जो पढ़े हैं ना, उसी चीज को कहते हैं त्वरण। तो याद रखिएगा त्वरण किसे कहते हैं, त्वरण यानी एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किसे कहते हैं, वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर। चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम, यानी कि एकांक समय में वेग में परिवर्तन जो होती है उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे त्वरण। तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटा समय। नहीं,
और त्वरण को किस चीज से डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं, तो इसको लिखेंगे ए इक्वल टू वेग में परिवर्तन। वेग को किस चीज से, v से डिनोट करते हैं वेलोसिटी को, तो v अपॉन समय के लिए लिखे हम t। तो ये हमारा किसका फॉर्मूला बना, ये हमारा बना त्वरण का, a इक्वल टू डेल्टा v अपॉन टी। नहीं, अगली चीज, ये जो हमारी त्वरण है, ये त्वरण कैसी राशि है, तो याद कीजिए वेग अभी हम पढ़े थे, वेग कैसी राशि थी, वेग हमारी सदिश राशि थी, और वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो ये हमारी कैसी क्वांटिटी होगी, सदिश राशि होगी, सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी। नहीं, इसका फॉर्मूला हम बनाते, एसआई यूनिट निकालिए इसका, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट क्या होगा, तो देखिए वेलोसिटी को हम पिछला बार अभी लिखे हुए थे मीटर पर सेकंड में लिखते हैं, तो ये हमारा क्या बना, मीटर पर सेकंड हम लिख दिए। समय हमारा एक और नीचे है तो इनटू 1/s लिख दिए, तो ये हमारा क्या बना, m हो गया ऊपर और नीचे हो गया s स्क्वायर यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारा किसका ऐसा यूनिट बना, त्वरण का बना। नहीं, अगली चीज, ये जो हमारा त्वरण है, इस त्वरण का बताइए इसका डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन तो मीटर है, मीटर के लिए हम लेंथ है तो एल का प्रयोग करेंगे, और ये सेकंड है, सेकंड के लिए टी का प्रयोग करेंगे। ये नीचे है ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो एल टी -2 हो गया। नहीं, अब ये तो हमने त्वरण को समझा, अब समझिए मंदन को कि मंदन क्या होता है। तो त्वरण क्या है ये तो हमने समझा कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहेंगे। मोटरसाइकिल हम चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, जहां खाली रास्ता मिला हमने अपने बाइक को तेज कर दिया, नहीं, फिर आगे कुछ हमको भीड़ भाड़ मिलता है तो वहां बाइक को धीमा कर देते हैं, फिर उसके बाद खाली मिलता है फिर हम बाइक को तेज कर लेते हैं। तो ये जो आप एक्सलेटर दबाते हैं, ये एक्सलेटर किससे बना है, इसी से बना है, एक्सलेरेशन से आपका बना है एक्सलेटर। नहीं, तो याद कीजिएगा, याद रखिएगा कि वेग में परिवर्तन यानी मोटरसाइकिल की स्पीड बढ़ा रहे हैं, वेग में परिवर्तन जो होता है किसी समय में कितना परिवर्तन हो रहा है वेग में, उसी को क्या कहेंगे, त्वरण। अब समझिए मंदन क्या होता है, तो त्वरण का उल्टा क्या होता है, मंदन। यानी कि त्वरण में आप क्या कर रहे हैं, स्पीड बढ़ा रहे हैं, और मंदन में क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि कहीं भीड़ भाड़ आ गया तो आप ब्रेक क्या करते हैं, ब्रेक पे पैर रखते हैं, तो आपका क्या होता है, बाइक तुरंत धीमा होता है, 10 5 0 नहीं होता है, 10 8 6 4 0, नहीं, बाइक रुक गई। बाइक पे पैर जब रखते हैं तो सेम चीज वही क्या है, मंदन। तो त्वरण मतलब क्या होता है, आगे बढ़ना, ठीक, वेग में परिवर्तन की दर आगे बढ़ना। और रिटार्डेशन मतलब क्या, ऋणात्मक परिवर्तन। तो त्वरण का ऋणात्मक परिवर्तन जो होता है, ऋणात्मक त्वरण को हम क्या कहते हैं, मंदन। तो इस चीज को याद रखिएगा, हेडिंग डाल दीजिए रिटार्डेशन, रिटार्डेशन यानी कि मंदन। तो कोई हमसे पूछे कि मंदन क्या होता है, तो हम बोलेंगे ऋणात्मक त्वरण, ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। नहीं, तो ये हमारी कैसी राशि होगी, तो ये भी हमारी सदिश राशि होगी, सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी। नहीं, ठीक, इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट भी यही होगी, सेम चीज होगी। नहीं, यूनिट सेम चीज होगा सब त्वरण का, ठीक, क्या होगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डायमेंशन क्या होगा, सेम चीज होगा, LT माइनस
टू। सिर्फ अंतर क्या है, त्वरण को हम पॉजिटिव वे में लेते हैं और रिटार्डेशन को हम क्या करते हैं, निगेटिव वे में लेते हैं। नहीं, चलिए हमने त्वरण और मंदन को भी हमने समझ लिया। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं न्यूटन के गति के नियम। तो हेडिंग डाल दे दीजिए, न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन के गति के प्रथम नियम। न्यूटन के गति के प्रथम नियम, न्यूटन ने अपने गति संबंधी, मोशन संबंधी 3 नियम दिए थे। तो हम एक एक नियम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं न्यूटन के गति के प्रथम नियम। इसे ही क्या कहा जाता है, जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जड़त्व का नियम। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ को हम क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम भी कहते हैं। समझिए इस चीज को, ये कहता क्या है, जड़त्व का नियम कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपने जिस अवस्था में रहती है उसी अवस्था में रहना चाहती है, और उस पर कोई भी बल लगाया जाता है तो वो क्या करेगी, उसका विरोध करती है। नहीं, तो यही हमारा न्यूटन साहब भी बोलते हैं। तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ को ही हम क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम भी कहते हैं। नहीं, तो जड़त्व का नियम, न्यूटन के फर्स्ट लॉ को क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम। हे, इसको कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया जो है, इसको हम 2 भागों में बांटते हैं। एक को कहते हैं विराम का जड़त्व, विराम का जड़त्व, और दूसरे को कहते हैं गति का जड़त्व। नहीं, तो ये जो विराम का जड़त्व है, ये क्या कहता है, ये कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहती है, वो गति का विरोध करेगी। नहीं, और ये गति का जड़त्व क्या कहता है, कोई आदमी गति में है तो वो चीज गति में रहना चाहेगी, वो रोकिएगा तो स्थिरता का विरोध करेगी। नहीं, तो गति विराम का जड़त्व क्या कहता है, कोई वस्तु विराम में है तो विराम में रहना चाहती है। नहीं, अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। तो विराम का जड़त्व कहता है कि कोई भी वस्तु विराम में है, रेस्ट में है, तो रेस्ट में ही रहना चाहता है। और वो क्या कहता है, इंग्लिश में इसको कहते हैं विराम का जड़त्व को इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट। गति के जड़त्व को क्या कहते हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन। नहीं, ये कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर विराम में है तो वो ऑब्जेक्ट विराम में ही रहना चाहती है। कोई और वस्तु विराम में है तो वो विराम में ही क्या करेगी, रहना चाहती है, और उस पर कोई भी बाह्य बल लगाइएगा तो बाह्य बल का विरोध करेगी। नहीं, सेम चीज हमारे आते हैं, गति का जड़त्व क्या कहती है, ये कहती है कोई वस्तु गति में है तो गति में रहना चाहेगी, गति में रहना चाहती है। अगर रोकने के लिए बल लगाई जाए तो विरोध करेगी।
विरोध करेगी इसका मतलब क्या, अवस्था परिवर्तन का विरोध करेगी, अवस्था परिवर्तन का विरोध। तो विराम का जड़त्व कहता है कि अगर विराम में है तो विराम में ही रहना चाहेगी। गति का जड़त्व कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट गति में है तो वो गति में हो रहना चाहेगी, नहीं, और उसको अगर रोकने के लिए अगर आप प्रयास कीजिएगा, उस पर बल लगाइएगा, तो वो उसका क्या करेगी, विरोध करेगी। ये कहता है गति का जड़त्व। समझिए, ये विराम का जड़त्व कहता है जैसे कि विराम में है तो विराम में ही रहना चाहती है, अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। इसका फिनोमिना देखिए, हमारे नेचर में बहुत सारे देखने को मिलते हैं। सपोज डेट मान लीजिए कि आप बस में बैठे हुए हैं। जब आप बस में बैठे हुए हैं तो कैसे हैं, बस अभी रुकी हुई है, बस रुकी हुई है तो पूरा अभी आपका शरीर कैसा है, पूरा शरीर अभी आपका रेस्ट में है, नहीं, पूरा शरीर अभी आपका रेस्ट में है। अब जैसे ही बस चलती है तो आप पूरे रेस्ट में हैं, आपका नीचे के कमर के नीचे वाला हिस्सा जो है वो बस के साथ मोशन में आ गई, नहीं, लेकिन ऊपर वाला हिस्सा जो रेस्ट में थी वो रेस्ट में ही रहना चाहती है। इसीलिए बस के साथ पैर आपका आगे बढ़ जाता है और आप पीछे की तरफ झुक जाते हैं, नहीं। तो विराम का जड़त्व का उदाहरण ले लीजिए, विराम का जड़त्व का उदाहरण, विराम के जड़त्व का उदाहरण, यही हमारा न्यूटन्स लॉ है, याद रखिएगा। जैसे हम बताए थे अभी, बस के अचानक चलने पर, बस के अचानक चलने पर पीछे की ओर झुकना, नहीं। इसी तरह हमारे पास कंबल है, दरी है, हम दरी को क्या करते हैं, छड़ी से पीटते हैं। तो पहले दरी, और दरी में जो धूल थे सब कैसे थे, सब विराम में थे, रेस्ट में थे, और हमने क्या किया, हमने दरी को पीटा। जब हम दरी को पीटते हैं तो दरी आगे चली जाती है, लेकिन उसका जो धूल कण रेस्ट में थी वो रेस्ट में ही रहना चाहती है, इसीलिए वो नीचे की तरफ गिर जाती है, नहीं। तो ये भी उदाहरण ले सकते हैं, चादर को पीटने पर धूल कण का गिरना, नहीं। इसी प्रकार का अगला उदाहरण आप ले लीजिए। सपोज डेट मान लीजिए कांच का आपके पास शीशा है, उस पर क्या करते हैं, आप गोली मारते हैं। जब गोली से प्रहार कीजिएगा तो क्या होगा, सिर्फ कांच का वही वाला भाग जो गोली के संपर्क में है वो बाहर निकलेगा, बाकी सब वैसा का वैसा ही रह जाएगा, नहीं। यानी पूरा जो रेस्ट में था वो रेस्ट में ही रह जाएगी। तो ये भी उदाहरण ले सकते हैं क्या, हाँ, कांच के खिड़की पर, कांच के खिड़की पर गोली का दागना। इसी प्रकार हम ले सकते हैं, सपोज दैट मान लीजिए कैरम बोर्ड खेलते हैं, कैरम बोर्ड की गोटी होती है, सारे गोटी ऐसे रखे हुए हैं, जब हम स्ट्राइकर से हिट करते हैं तो बाकी सारे रेस्ट में ही रह जाते हैं और नीचे वाले सिर्फ मोशन में आते हैं, नहीं। तो याद रखिएगा, कैरम बोर्ड, कैरम बोर्ड के बाकी गोटी का वैसे ही बने रहना, नहीं। अगली आप कभी कभी देखते होइएगा, बच्चा में प्रयोग किए होइएगा, ग्लास है, ग्लास के ऊपर क्या करते हैं आप, सिक्का रख देते हैं एक पोस्ट कार्ड के ऊपर, या कुछ भी
कूट के ऊपर, और उसको जब आप खींचते हैं तो वो सिक्का नीचे गिर जाता है। तो ये सब किसके उदाहरण है? ये सब जड़त्व के उदाहरण है। विराम का जड़त्व नहीं। अब चलिए गति का जड़त्व। गति के जड़त्व का उदाहरण लीजिए, हेडिंग डाल दीजिए गति का जड़त्व। गति का जड़त्व, गति के जड़त्व का उदाहरण लीजिए। सपोज दैट मान लीजिए आप बस में बैठे हुए हैं, बस चल रही है। बस अचानक जब रुकती है तो आपके कमर के नीचे वाला हिस्सा बस के साथ रुक जाती है नहीं, लेकिन ऊपर वाला हिस्सा जो मोशन में थी, गति में थी, वो गति में रहना चाहती है। इसीलिए बस अचानक रुकती है तो कमर वाला हिस्सा बस के साथ स्टॉप हो जाती है, ऊपर वाला गति में रहती है, इसीलिए आप आगे की तरफ झुक जाते हैं नहीं। तो लिख सकते हैं बस के अचानक रुकने पर आगे की ओर झुकना। नहीं, इसी प्रकार बस में आप चढ़े हुए हैं और बस से आप उतरते हैं, तो उतरते समय मान लीजिए बस जब स्लो होती है तो उस समय आपको उतरते समय थोड़ा सा आगे की तरफ दौड़ना चाहिए नहीं। चलती बस से उतरते समय आगे की तरफ आपको दौड़ना चाहिए। अगर नहीं दौड़िएगा, सोचिएगा बस से एक बार कूदें और कूद कर स्टॉप हो जाएं, तो क्या होगा? आपका शरीर बस में मोशन में था, पूरा मोशन में रहता है, आप तुरंत उतर के सोचिएगा रेस्ट में आ जाएं तो आप आगे की तरफ गिर जाइएगा नहीं। तो इसको भी ले सकते हैं चलती बस से उतरते समय सावधानी की आवश्यकता। तो ये हमारा कौन सा लॉ कहता है? ये हमारा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है, जिसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं कि ऑब्जेक्ट जिस पोजीशन में रहती है, जिस अवस्था में रहती है, उसी अवस्था में रहना चाहती है, वो गति का विरोध करती है। किसी प्रकार का उस पर बल लगाइएगा तो वो बल का क्या करेगी? वो बल का विरोध करेगी। अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में बने रहना चाहती है, अगर मोशन में है तो मोशन में बनी रहना चाहती है नहीं। चलिए टाइम हो गया है, आज की क्लास इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। चलिए, थैंक यू।